पूजा और योगेश शादी के मंडप में बैठे 7 जन्मों के कस्में वादों के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। जहां पूजा और योगेश अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहे थे, वहीं योगेश की मां सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल से बार बार एक ही बात कह रही थी। अरे भाई साहब, कहाँ रह गए आपके पैसे? लड़की का कन्यादान होने जा रहा है, लेकिन अब तक दहेज के पैसे नहीं आए हैं। बस मैंने अपने छोटे भाई को कहा है, वह लेकर आता ही होगा। अब तब तक बाकी की रस्में पूरी करवाइए। अरे समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार पैसे आ जाने दीजिए, शादी ब्याह तो हो ही जाएगा। कौन सी लड़की भागी जा रही है आपकी? लेकिन मुहूर्त तो निकलता जा रहा है ना, मेरा छोटा भाई किशन लाल आता ही होगा। उन्हें आ जाने दीजिए, तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ। देखो जरा क्या कुछ बनवाया है बारातियों के लिए। जी जरूर समधन जी, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। इधर पंडित जी बार बार मुहूर्त निकला जा रहा है कहकर मंत्रों को बीच में ही रोक दे रहे थे, लेकिन सुषमा श्यामलाल को अपनी बेटी पूजा का कन्यादान करने ही नहीं दे रही थी। देखिए समधन जी, पंडित जी का भी कहना है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस मेरा भाई आता ही होगा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए उसे। अरे बड़ी लंबी उम्र है समधी जी, आपके भाई की आ ही गए। पूरा कैश तो है ना, पूरे 5 लाख। जी जी, पूरा बंदोबस्त कर दिया था मैंने। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए मैं अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। अब बेटी पैदा की है तो इतना फर्ज तो बनता है ना आपका कि आप अपने आप को गिरवी रखें या अपने घर को। क्यों समधी जी, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी नहीं नहीं समधन जी, अब मैं कन्यादान की रस्म पूरी करता हूँ। सुषमा का बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करता था। सुषमा ने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से 5 लाख रुपए कैश, घर का सामान और एक कार दहेज की मांग की थी, जो श्यामलाल जैसे तैसे पूरा करता है। अब पूजा भी शादी करके अपने मायके से ससुराल आती है। श्यामलाल तो सोचता है उसने अपने बेटी को इतना कुछ दिया है कि उसकी सास उसे कुछ भी नहीं कहेगी और हमेशा ही उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन सुषमा इतनी लालची थी कि दूसरे दिन से ही उसके मन का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। अरे बहू, कल पग फेरे की रस्म है तो तेरे बाप को बोल देना कि यहाँ से 10 लोग जाएंगे, उनका खाना पीना बन जाना चाहिए और सभी को शगुन में नए कपड़े और 1000 रुपए तो दे ही दें। लेकिन माँ जी, पग फेरे की रस्म में तो सिर्फ लड़की जाती है, लड़के के रिश्तेदार नहीं। और ये कौन सा रिवाज है जिसमें पैसों के साथ कपड़े देने पड़ते हैं? हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, इसीलिए पहले से बता रही हूँ। अच्छा माँ जी, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस पग फेरे की रस्म को रहने ही देते हैं। मेरे पिता ने अभी अभी आप लोगों को इतना कुछ दिया है कि उनका हाथ खाली हो चुका है। वो 10 लोगों का खाना पीना, कपड़े और शगुन के तौर पर 1000 रुपए नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, तेरा फकीर बाप जब बेटी के ब्याह में खर्च नहीं कर सकता था तो बेटी को जन्म ही क्यों दिया? खैर छोड़ो, अब तक उसने जितने भी सामान दहेज में दिए हैं सारे लोकल हैं, कोई काम का नहीं लग रहा। माँ जी, मैं समझती हूँ, उन्होंने जो भी दिया है कर्ज में आकर दिया है। जैसा भी दिया है अपनी तरफ से अच्छा दिया है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, लेकिन तेरी जुबान भी दूसरे दिन से ही कुछ ज्यादा चलने लगी है। पूजा अपनी सास की बातें सुनकर समझ जाती है कि उसकी सास एक नंबर की दहेजखोर लालची औरत है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज सुषमा के कमरे का एसी खराब हो जाता है। सुषमा अपने बेटे योगेश से एसी ठीक करवाने की बात कहती है। माँ, आपको पता है ना शादी में कितना खर्च आया है। बेशक हम लड़के वाले हैं, लेकिन खर्च तो हमारा भी हुआ है और अभी मेरी तनख्वाह भी नहीं आई है, तो इन सब पर खर्च करने का आप सोचो भी मत। हाँ बेटा, ये भी तू सही कह रहा है। चल, इसका भी उपाय मैं करती हूँ, तू अभी ऑफिस जा। योगेश के ऑफिस निकल जाने के कुछ देर बाद
हॉल में पोछा लगा रही पूजा से सुषमा कहती है, अरे बहू, अब तक तेरा काम नहीं हुआ? तेरे बाप को बुलाया था घर पर, आता ही होगा। अगर आए तो नाश्ता पानी करवा कर भेजना। लेकिन पिताजी आ रहे हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बाप को मैंने यहाँ तुझसे मिलने नहीं बुलाया है, बल्कि तेरे बाप से कहा था कि घर का एसी खराब हो गया है। बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैं समझी नहीं माँ जी, क्या आप मेरे पिताजी से नया एसी मंगवा रही हैं, वो भी अपने कमरे में लगवाने के लिए? हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ गई। चल अच्छा है, मैं जा रही हूँ कांता के घर, थोड़ा काम है। तेरा बाप आए तो बिना नाश्ता पानी के मत भेजना, वरना कल को बदनामी होगी। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी से जितना हुआ उन्होंने उतना तो किया ही ना, तो अब आप उन्हें और क्यों परेशान कर रही हैं? क्या उन्होंने दहेज में कोई कमी छोड़ी है? लड़की का बाप जितना दे उतना कम है, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना दे दे, और लड़के वाले जितना ले उतना कम है। ये बात तू नहीं जानती क्या बहू? चल अभी घर के काम पे ध्यान दे, मेरी बातों पर नहीं। इतना कहकर सुषमा अपनी पड़ोसन कांता के घर चली जाती है। कुछ देर बाद श्यामलाल अपनी बेटी के ससुराल आता है। अरे पूजा बेटी कैसी है? घर में सब ठीक तो है ना? बाहर तो धूप भी बहुत तेज है। पिताजी आप आ गए? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। बेटी सब ठीक है, वह तो बस मैं तेरे लिए एसी लेकर आया हूँ। दहेज में मैंने तुझे पंखा कूलर तो दिया, लेकिन एसी नहीं। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? और मुझे अच्छे से पता है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लेकर आए हैं, आप पर दबाव बनाया गया है। नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? मैं ये तेरे लिए ही लेकर आया था। पूजा अपने पिता की बात सुनकर किचन में पानी लाने जाती है। तभी श्यामलाल किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मालिक, जल्द पैसे दे दूंगा। अभी मैं बेटी के घर आया हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। मैं घर आते ही आपसे मिलने आता हूँ, बस कुछ दिन और। पिताजी लीजिए पानी। और किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए क्या बात है? आप मेरी शादी के बाद कर्ज में आ गए हैं, मुझे पता है, इसलिए आप इतना परेशान हैं। अरे अरे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और समधन जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? मैं चलता हूँ, यह एसी उन्हें दिखा देना। पूजा तो सब जानती थी कि उसके पिता बिना बोले ये एसी नहीं लाए हैं, बल्कि उसकी सास ने इतना दहेज लेने के बाद भी उसके पिता को प्रताड़ित कर रखा है, और पूजा भी दहेज की बढ़ती मांग से प्रताड़ित हो रही थी। एक रोज सुषमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। सुषमा बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीवी नहीं चलता। तभी सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल को फोन लगाकर कहती है, अरे समधी जी, कैसे हैं आप? आपने एसी तो बड़ा अच्छा दिया है, ठंडी ठंडी हवा आती है। बस मैंने तो आपको इसीलिए याद कर लिया कि मेरा मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। अभी अभी टीवी खराब हो गया है, सोचा आपको बता दूं, आप भिजवा दें अपनी बेटी के लिए टीवी। एक मिनट माँ जी। पिताजी आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। और माँ जी, आप अगर आपने गलती से भी मेरे पिताजी के हालचाल लेने के लिए भी अब फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहा है योगेश, तेरे सामने ही तेरी पत्नी मुझे धमका रही है। आपको जो समझ में आए वो समझिए माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी अब आपको कुछ भी नहीं देंगे दहेज में। वैसे ही आपने सामान से लेकर पैसे तक लिए हैं, और मेरे दहेज का सामान आपने अपनी बेटी के लिए भिजवा दिया है, और जो चीज खराब हो रही है वो आप मेरे पिताजी से मंगवा रही हैं। क्या ये गलत नहीं है? माँ, आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इसकी बातों में मत आ। अगर इसे यहाँ से जाना है तो जाए, मैं नहीं रोकने वाली। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, और वहां से भी इससे दोगुना दहेज मिलेगा। माँ जी, आपको जैसा सही लगे, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ।
मैं अपने पिता पर और बोझ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जहां जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों के कस्मों वादों के साथ 7 फेरे लिए हैं। सुषमा अपने लालच की वजह से अपने बेटे को खो देती है, क्योंकि पूजा के घर से जाने के साथ ही योगेश भी पूजा के साथ चला जाता है और इस बात का सुषमा को बहुत पछतावा होता है। हालांकि वो अपने बेटे को मनाती भी है, लेकिन योगेश नहीं मानता। वो भी अपनी माँ के रंग को काफी समय से नोटिस कर रहा था। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।